हेलो, दिस इज रवि चौधरी। वेलकम टू स्कैटच एग्जाम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का पहला प्रीवियस ईयर पेपर। इस क्लास में केवल रीजनिंग को कवर किया जाएगा। इसके बाद इसी शिफ्ट की मैथ की क्लास आएगी, फिर जीएस की आएगी और ऐसे ही 3 क्लासेस में एक शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। कराने के लिए तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक ही बार में हो सकते हैं, लेकिन इससे होगा ये कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए डिसाइड किया है कि इसे अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन के साथ। ये जो शिफ्ट है हमारी 11 दिसंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या बेमेल है। ऑप्शन है हाथ, नाक, दिल, आंख। अब देखो, हाथ, नाक और आंख ये हमारे शरीर के बाहर के हिस्से के अंग होते हैं, और दिल जो है ये हमारे शरीर का अंदर का अंग होता है। ये इंटरनल पार्ट होता है ये बॉडी का। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, दिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या बेमेल है। ये पहले जैसे क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें देखेंगे, बंदूक, तलवार और कुदाल ये तीनों चीज़ें हमारे हथियार हैं, और लिखना क्या है, ये हमारी एक क्रिया है, और ये क्या है हमारे तीनों, ये हमारी सभी संज्ञा हैं। ठीक है, संज्ञा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से संबंधित है। ओडोमीटर का जो संबंध गति से है वही अमीटर का संबंध किससे है। तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, स्पीड यानी गति मापी जाती है, और अमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा। भूकंप को नापने के लिए रेक्टर स्केल का यूज किया जाता है, और वायु को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से है। हॉकी का संबंध मैदान से है, ऐसे ही बैडमिंटन का संबंध किससे है। हॉकी मैदान में खेली जाती है, उसी तरह बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। पिच में खेला जाता है क्रिकेट, अखाड़े में कुश्ती, और स्टेडियम क्या होता है, लोगों के बैठने का वह स्थान जहां पर लोग बैठकर खेल देखते हैं, उसे स्टेडियम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रेणी में से अगला पद क्या होगा। यहाँ पर संख्या दे रखी है 152, 148, 156, 152। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी। तो इसे कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं। 152 और 148 में कितने का गैप है, इसमें -4 का। 148 और 156 में कितने का गैप है, +8 का। और 156 और 152 में -4। यहाँ पर ये नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, +8, मतलब 160। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। देखो, 152 और 156 में कितने का गैप है, +4 का। और यहाँ पर 148 और 152 में कितने का गैप है, इसमें भी +4 का। तो यहाँ से 156 में अगर हम प्लस ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +4 ऐड करेंगे तो 160। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रृंखला में अगला शब्द बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये एल में +2 है, एन, ये एन में +2 है, पी। यहाँ पर पी में +2 करेंगे तो क्या आएगा, आर। यहाँ पर क्या आ गया, आर। ये 12 में +2 किया है तो क्या आया है, 14। 14 में +2 किया है तो क्या आया है, 16। जब 16 में +2 करेंगे तो क्या आएगा, 18। अब यहाँ पर देखो, ये ओ है, ये ओ में से -2 किया है तो क्या आया है, एम। और जब एम में से -2 किया है तो आया है के। जब के में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, आई। ठीक है, यहाँ पर आई। देखो, ओ का होता है कितना, ओ हमारा कौन से प्लेस पे होता है, 15 पर। एम होता है हमारा 13 पर। के होता है
11 पर, और 11 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा 9। 9 किसका प्लेस होता है आई का। तो इनके एक बार प्लेस ज़रूर याद कर लेना। अगर लेटर्स के प्लेस याद होंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो ये है K11। तो K का जो लेटर प्लेस होता है वो कौन सा, ये K कौन से नंबर पे आता है, 11वें नंबर पर। ये है I और यहाँ पर दे रखा है 9। तो ये I कौन से नंबर पे आता है, 9वें नंबर पर। अब इसमें दे क्या रखा है कि जो लेटर दे रखा है ना, उस लेटर के एक बार तो आगे उसका नंबर दे रखा है और एक बार उसके पीछे दे रखा है। देखो यहाँ पर P है, P का 16 होता है तो ये P के आगे दे रखा है, और यहाँ पर ये N है तो ये N के पीछे दे रखा है 14। तो अब हम इसके बीच का गैप देख लेंगे। अब या तो हम लेटर के बीच का गैप देख लें या देख लें हम नंबर्स के बीच में। तो नंबर के बीच में हमारा देखना ज़्यादा आसान होगा। तो देखो 11 और 16 में कितना है, +5, और यहाँ पर करेंगे हम +5 तो क्या हो जाएगा 21। तो ऑप्शन में देखते हैं 21 किस किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। लेकिन 21 किस लेटर की वैल्यू होती है, 21 नंबर पर कौन सा हमारा लेटर आता है, वो होता है यू। तो देखो ये इसमें है यू, तो ये आंसर ये हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला। अब अगर इसे पूरा सॉल्व करना हो तो देखो यहाँ पर ये 9 है, ये 14 है, तो कितना हुआ +5। जब इसमें भी हम आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा +5। तो 14 + 5 कितना होता है 19, और 19 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, एस। देखो 21US19। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। किसान ने पश्चिम की तरफ चढ़ने के लिए एक गाय छोड़ी। गाय ने चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गाय ने अपने दाहिनी ओर बढ़ना शुरू कर दिया और उस स्थान पर पहुंच गई जो उसकी शुरुआत की स्थिति से 90 डिग्री थी। गाय अब किस दिशा का सामना कर रही है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो पहले ये होता है हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो क्वेश्चन में बोला है कि किसान ने पश्चिम की तरफ चरने के लिए एक गाय छोड़ी। तो पहले गाय और किसान यहाँ थे, तो किसान ने किस साइड में छोड़ दिया उसे, पश्चिम की तरफ, यानी इस साइड में। अब उसके बाद क्या हुआ कि गाय ने चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गाय ने अपने दाहिने तरफ और बढ़ना शुरू कर दिया और उस स्थान पर पहुंच गई। अब देखो कहाँ मुड़ी, वो दाहिने तरफ, यानी इस साइड में। अब आगे क्या बोला है, उस स्थान पर पहुंच गई जो उसकी शुरुआत की स्थिति से 90 डिग्री थी। तो शुरुआत की स्थिति यहाँ पर, और अब की उसकी स्थिति कितनी है यहाँ पर, और एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अब वो किस दिशा की तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ। इस साइड में उत्तर है ना, देखो यहाँ पर लिखवाया मैंने। तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर ये वाला सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। फिर वहां से दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर वह बिंदु बी पर पहुंचता है। फिर दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है, और दाएं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। दाएं ओर 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। बिंदु बी और बिंदु एफ के बीच की सबसे कम दूरी कौन सी होगी, ये पूछा है इसमें। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ से 4 किलोमीटर चला पश्चिम की तरफ, और कहाँ पहुंचा, बिंदु ए पर, ओ से चलकर। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि वो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। दाएं मुड़ा, कितना चला, 4 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुंचा, बिंदु बी पर। उसके बाद में वह फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। बिंदु सी पर पहुंचता है 4 किलोमीटर चलकर। ये 4 किलोमीटर है, इसे थोड़ा सा सही कर लेंगे। ये 4 किलोमीटर कहाँ पहुंचा, बिंदु सी पर। इसमें आगे क्या लिखा है, दाएं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। इस बार कितना चल रहा है, वो 3 किलोमीटर। दायां मुड़ा और वो 3 किलोमीटर चला। अब कौन से बिंदु पर पहुंच गया, वो बिंदु डी पर। ये कितना चला है, 3 किलोमीटर। 4 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा तो 3 किलोमीटर कुछ न कुछ छोटा रहेगा। अब उसके आगे इसने क्या लिखा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। अब यहाँ से वह बाएं मुड़ेगा
और 4 किलोमीटर चलेगा और किस पर पहुंच जाएगा, बिंदु ई पर। ठीक है, 4 किलोमीटर चला। फिर आगे क्या लिखा है इसमें, ई पर पहुंचने के बाद में फिर क्या करता है, वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर तो ये है, ये वाला 3 था ना, तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ से आगे 4 किलोमीटर और चलता है, तो मतलब वो 5 हो गया। ये हमारा 1 गैप, ये 4, ऐसे ही है ना। अब उसने क्या कहा है, फिर वो किस पॉइंट पर पहुंच जाता है, एफ पर। अब उसने कहा है बिंदु बी और एफ के बीच की सबसे कम दूरी क्या है। तो सबसे कम दूरी हमारी क्या होगी, ये वाली, एक मिनट, सबसे कम दूरी होगी ये। अब इस दूरी को निकालेंगे कैसे, अब इस दूरी को निकालने के लिए हमें एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, वो हमें मालूम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये 4 किलोमीटर है, यहाँ से ये 5 किलोमीटर चला था, तो यहाँ से ये कितना था, ये 1 और ये 4, तो यहाँ से आगे की ये वाली जगह, यहाँ से देखो ये, तो ये कितना हो गया, 4। मतलब कि अगर हम इसे यहाँ तक बढ़ा देते हैं तो ये पूरी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, और यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4 ये वाली है और उसके बाद में 4 ये वाली है, 8। तो अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है हमारा, बी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हम यहाँ पर कोई एक्स मान लेते हैं, बी एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू, बी एक्स की वैल्यू कितनी है, 8, ये 8 का स्क्वायर प्लस के एक्स एफ की वैल्यू कितनी है, 8, ये 8 का स्क्वायर। बी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 64 प्लस के 64, बी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128। ये 128 वैल्यू किसकी आ गई, बी एफ के स्क्वायर की आ गई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, केवल बी एफ की। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, बी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू 128 और बी एफ इक्वल्स टू, तो अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड में यहाँ पर रूट कर देंगे। ठीक है ना, इस जगह पर भी रूट किया तो हमें इस जगह भी रूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो एक साइड करते हैं वही हमें दूसरी साइड भी करना होता है। तो बी एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, √28, 128, बी एफ बराबर 8 इंटू 8 इंटू 2 अंडर रूट में। तो ये क्या हो गया हमारा, 8√2। बी और एफ के बीच की दूरी कितनी आ गई है, 8√2, ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कुछ नंबर और लेटर्स दे रखे हैं, आगे लिखा है उपरोक्त अनुक्रम में है दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां पद कौन सा है। तो देखो, एक तो होता है इसका बेसिक तरीका और एक होता है इसका थोड़ा सा जो एग्जाम में जिस तरीके से किया जाता है वो वाला तरीका। तो पहले तो मैं आपको इसे एक बेसिक तरीके से बता देता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे दाईं ओर से 15वां पद कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये वाला हो गया 15वां पद। अब आगे क्या बोला है कि जो ये 15वां पद है यहाँ से दाईं ओर 5वां पद कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 और 5, ये वाला, ऑप्शन नंबर जी। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया जी। एग्जाम में हमें किस तरीके से करना है, तो देखो यहाँ पर दिया है दाईं ओर से 15वां, यानी कि लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से 15, 15वें पद के दाईं ओर से 5वां, यानी कि यहाँ से राइट 15 से फिर राइट 5 नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R10। अब ये हुआ कैसे कि जब भी हमारी दो राइट राइट की जो चीज़ें होंगी, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि दाएं 15 से दायां 5वां, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अगर ये बोला होता कि बाएं 15 से बायां 5वां, तब भी आपस में माइनस हो जाता, तो ये L10 हो जाता। अगर यहाँ पर बोला होता कि बाएं 15 से दायां 5वां, तो ये आपस में क्या होते, जुड़ जाते, यहाँ हो जाएगा 20। अब हमें देखना ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड से 20 है या राइट हैंड साइड से 20 है। तो क्वेश्चन में हमने क्या बोला था
कि बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर से 5वां पद। तो हमने बोला है बाईं ओर से 15वां, तो हम बाईं ओर से ही चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बाईं ओर से 20वां। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम कहें दाईं ओर से 15वां पद के बाईं ओर 5वां पद कौन सा होगा, तो लिखते हैं दाईं ओर 15वां, दाईं से यानी कि ये 15 हो गया, R15। फिर क्या बोला, बाईं ओर 5वां, L15। तो लेफ्ट और राइट दोनों हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, राइट। मतलब जो आंसर जो होगा हमारा राइट हैंड साइड से 20 होगा। आई होप अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रात 10 बजे से 11 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां ओवरलैप करती हैं या एक दूसरे को छूती हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। पहले मैं आप लोगों को बेसिक से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक घड़ी है, ठीक है, ये एक घड़ी है। यहाँ पर ये 12, 6, 3, 9, यहाँ पर ये 10 हो गया और यहाँ पर हो गया 11। ये सुई है ऐसे। तो यहाँ पर अभी क्या है, ये एकदम कितने बज गए हैं, 10। जब ये सुई ऐसे 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 यहाँ पर घूम कर आएगी, तो ये 10 वाली सुई है कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँच चुकी होगी आगे इस जगह पर। अब ये मिनट वाली सुई है, ये 10 वाली के ऊपर पहुँच जाएगी। तो इसमें बोला है कि 10 और 11 के बीच में। अब हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट इनका टाइम क्या है। अगर हमें पता होता कि एग्जैक्ट टाइम क्या है तो हम डायरेक्ट ही बता देते। तो हमें ये पता है कि ये 10 और 11 के बीच में दोनों सुइयाँ हैं। सुइयाँ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इसे हम करेंगे कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जो होता है 60H माइनस के 11M अपॉन 2 इक्वस टू, जब इन्हें इसको सॉल्व करने के बाद में जो निकल कर आता है वो आता है हमारा एंगल निकल कर, ठीक है ना। जब सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तो एंगल क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। बस यही सॉल्व करने के बाद में जो आएगा वो आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर एच क्या है, एच है यहाँ पर आवर्स, यानी कितने घंटे हो चुके हैं। मिनट, ये एम मीन्स होता है मिनट और ए मीन्स होता है एंगल। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 60 इंटू टाइम कितना हो चुका है, 10 बज चुके हैं, 10 से कुछ फालतू आगे मिनट है, मिनट का हमें पता नहीं है, हमें मिनट ही निकालनी है। तो 60 इंटू 10 माइनस के 11M अपॉन 2 इक्वल्स टू, एंगल कितना दे रखा है हमें, 0। क्योंकि जब सुइयाँ 10 और 11 के ऊपर ही हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 60 इंटू 10 600 माइनस के 11M, 2 जब इस साइड में जाएगा तो 2 का गुणा 0 से होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0। तो 600 बराबर 11M और M बराबर क्या आ गया, 600/11। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना बचेगा, 5, 11 पंजे 55, 5 आ गया। इसे हम 0 उतार ली तो क्या हुआ हमारा 50। तो फिर से कितना हो गया हमारा 44, ठीक है ना। 11 चौक 44, कितने बचे, 6/11। तो आंसर हमारा क्या होगा, 10:54, ठीक है ना। 6/11, 54 सही, 6/11 मिनट, ये हो जाएगा हमारा टाइम। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 5:4 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है तो सोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। वैसे ये क्वेश्चन मैथ का है लेकिन इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो मोहन और सोहन की आयु का अनुपात कितना है, 5:4। तो उनकी आयु मान लेते हैं हम, ये 5x है मोहन की, 4x है सोहन की, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, इनकी आयु का जो योग है वो है कितना है, 36। तो 5x प्लस के 4x, तो यही तो है उनकी, ये इसकी आयु है सोहन की, सॉरी मोहन की, और ये है सोहन की। जब इनकी आयु का जब हम योग कर देते हैं तो वो कितना होता है, 36। तो कितना हो गया, 9x बराबर 36। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36/9, 4। x की वैल्यू आ गई 4। अब इसने पूछा क्या है कि सोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सोहन की वर्तमान आयु होगी हमारी, ये कितनी है, 4x है ये। तो 4
गुणा x की वैल्यू कितनी है 4 बराबर कितना हो गया 16। तो सोहन की आयु बराबर कितनी हो गई 16। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। 30 सितंबर 2018 को रविवार है, नीचे दिए गए किस वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार होगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर पूछा है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि दोबारा से कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो इसे हम कैसे देखेंगे, जो हमें साल दी हुई होती है, यहाँ पर 2018 दिया है, तो इसमें कुछ पॉइंट है हमारे याद करने वाले कि इस दी हुई साल से अगर पहले वाली साल हमारी लीप ईयर होती है। लीप ईयर कैसे होती है कि जो भी हमारी साल लीप ईयर होती है उसमें 4 का जो भाग है वो पूरा पूरा चला जाता है। जैसे कि 2016 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और इससे पहले वाली साल कितनी हमारी 2017। ये लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर होती तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता। जैसे कि अगर यहाँ पर 2018 की जगह पे 2017 लिखा होता और पूछा जाता कि कैलेंडर जो है कब रिपीट होगा, तो इससे पहले वाली साल जो है 2016 है और 2016 क्या है, एक लीप ईयर है। तो 2017 के 6 साल बाद सेम जो कैलेंडर जो है रिपीट होगा। लेकिन 2018 से पहले वाली साल जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो अब क्या होगा, लेकिन 2018 से पहले वाली साल जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो अब क्या होगा, जब साल हमारी लीप ईयर नहीं होती है तो वो जो कैलेंडर है वो कितने साल बाद रिपीट होता है, 11 साल बाद। और अगर वही साल अगर लीप ईयर हो, जैसे कि हमारी बात हो रही हो 2016 की, तो इससे पहले का और इससे पीछे का नहीं देखेंगे क्योंकि ये खुद ही जो साल है वो लीप ईयर है। तो इसका जो कैलेंडर है वो रिपीट होगा 28 साल बाद। तो उसमें 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट कि अगर दी हुई साल से पहले वाली साल अगर लीप ईयर होती है तो कैलेंडर रिपीट होता है 6 साल में। अगर पहले वाली साल लीप ईयर नहीं होती है तो उस साल का जो कैलेंडर जो है रिपीट होता है वो 11 साल में। अगर साल जो दी हुई है अगर वही लीप ईयर होती है, थर्ड पॉइंट, तो कैलेंडर रिपीट होता है 28 साल में। तो उत्तर हमारा क्या हो गया 2029। देखो 2018 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2029। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 जोड़े एक पार्टी में जाते हैं। 4 सभी महिलाओं ने अलग अलग रंगों की साड़ी पहन रखी है। सभी पुरुषों ने अलग अलग कलर की शर्ट पहन रखी है। ये साड़ी, ये शर्ट। एक शर्ट और एक साड़ी का रंग एक जैसा हो सकता है। नीचे दिए गए सभी कथनों पर विचार करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न क्या है इसमें कि श्रेया के पति कौन है इन चारों में से। तो देखो पहला क्या है, रमा का विवाह रमेश से हुआ है जिसने लाल शर्ट पहनी है। तो केवल पति की बात हुई है। तो देखो ये दोनों पति पत्नी है। पूर्वा जो अनूप की पत्नी है, अनूप की पत्नी नहीं है, नीली साड़ी पहन रखी है। तो पूर्वा जो है वो अनूप की पत्नी नहीं है। ठीक है ना, पूर्वा और अनूप अलग लिख लेते हैं इन दोनों को। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। देखो अनूप और श्रेया, ये श्रेया है, ये अनूप है, हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। संदेश की पत्नी मृणमयी ने नीली साड़ी पहन रखी है। तो देखो ये दोनों पति पत्नी हैं। 2 जोड़े तो हो गए खत्म। विराज ने पीले रंग की शर्ट पहन रखी है। तो यहाँ पर 2 लोग तो हैं जो विवाहित जोड़े हैं, ये 1 और ये 4। अब देखो इसमें क्या बोला है कि पूर्वा जो अनूप की पत्नी नहीं है, पूर्वा जो है वो अनूप की पत्नी तो नहीं है, तो किसकी पत्नी है, वो है विराज की पत्नी। ठीक है, तो पूर्वा विराज की पत्नी है। तो बचे कौन कौन, अनूप और श्रेया। तो श्रेया का पति कौन हुआ, ये अनूप हुआ। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। कथन है सभी टॉनिक्स विषाक्त पदार्थ हैं, सभी विषाक्त पदार्थ जहर हैं। तो देखो ये हो गए सभी टॉनिक। ठीक है ना, तो सभी टॉनिक क्या हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, विषाक्त पदार्थ। ठीक है, और सभी विषाक्त पदार्थ क्या हैं, जहर हैं, जहर। अब निष्कर्ष में क्या है, सभी जहर टॉनिक हैं। अब देखो ये जहर है इतने से और टॉनिक है केवल इतना सा। तो ये सभी जो जहर हैं वो टॉनिक तो हो नहीं सकते। सभी जहर टॉनिक नहीं है, लेकिन जो टॉनिक है वो तो बहुत छोटा पार्ट है। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। और कुछ जहर टॉनिक है, हाँ ये पूरा जो जहर है इसका जो थोड़ा सा पार्ट है, मतलब कुछ टॉनिक जो हैं, जो कुछ जहर जो है वो टॉनिक हैं, ये वाला सही है।
तो ये कौन सा सही हो गया? केवल 2, ये वाला। और देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? इसमें कहा है कि एक महिला को इंगित करते हुए खान ने कहा कि वह मेरे भाई, ये है खान, ये हो गया खान का भाई, ठीक है ना, मेरे भाई के बेटे, इसका कौन सा है? ये वाला इसका बेटा है, बेटे की पत्नी, ये इसकी पत्नी है, पत्नी की बेटी, और ये होगी इसकी बेटी। तो ये खान का भाई, ये हो गया इसका भतीजा, और ये होगी इसके भतीजे की बीवी, और ये क्या हो गई? इनकी लड़की। तो देखो, पूछा है इस लड़की का संबंध खान से क्या है। तो इस लड़की की ये कौन हुई? ये मम्मी हुई। इस लड़की के ये पापा हुए, ये दादा हुए इसके, और ये दादा के भाई कौन हुए? दादा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कथन दे रखा है कुछ बिल्लियों की 2 टांगें होती हैं। ये कुछ बिल्लियां हैं, ये 2 टांगें हैं, ये बिल्लियां, ये 2 टांगें, ठीक है ना, टांगें हैं। कुछ पुरुष बिल्लियां नहीं हैं, तो ये वाले कुछ पुरुष हैं जो कि बिल्लियां नहीं हैं। सभी बंदर पुरुष हैं, ये वाले सभी जो बंदर हैं ये सभी पुरुष हैं, ये पुरुष हो गए, ठीक है। अभी निष्कर्ष क्या पूछा है? कुछ बंदरों के 2 टांगें होती हैं। तो बंदर और टांगों में तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये पहला वाला गलत। कोई बंदर बिल्लियां नहीं है, तो कोई भी बंदर बिल्ली, तो इन दोनों में भी कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कुछ पुरुष बिल्लियां हैं, तो देखो कुछ पुरुष और बिल्लियां, तो यहाँ पर बिल्लियों में पुरुष में तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी गलत। सभी पुरुषों की 4 टांगें होती हैं, 4 टांगों के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, ये तो वैसे भी गलत है, तो केवल हमारा 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है एक व्यक्ति के लिए कई पहलू हैं। तर्क है इसका, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरों से अलग होता है। तो अब देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा तर्क सही है। तो पहला तर्क में हम देखते हैं, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का जवाब देता है जो दूसरों से अलग होता है। तो पहला तर्क सही है क्योंकि उसने बोला भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहलू अलग हैं, उसके कई पहलू होते हैं, तो यहाँ पर उसकी स्थितियाँ भी अलग होंगी, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और दूसरा तर्क है, नहीं, हम अपने चारों ओर जो भी बनाते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम खुशी या दुख खुद पैदा करते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है खुशी और दुख के बारे में, कुछ भी नहीं बोला गया है, इसीलिए ये वाला गलत है। तो उत्तर हमारा ये 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपरोक्त में आकृति की जलीय छवि या वाटर इमेज क्या होगी? तो देखो, इसमें कुछ लेटर्स दे रखे हैं और कुछ नंबर्स दे रखे हैं। अगर इनके नीचे हम यहाँ पर कोई मिरर लगा दें तो ये कैसे दिखेंगे? तो जेड है, ये ऐसे उल्टा दिखेगा, जो ए है वो ऐसे दिखेगा, ये वाला। तो देखो यहाँ पर ए सीधा है, तो ये गलत। यहाँ पर देखो ये जेड भी सही है और ये ए भी सही है, और यहाँ पर देखो ये वाला जेड है, ये इस साइड में आ गया है, तो ये भी गलत। अब ये फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर ये ए और जेड दोनों सीधे हैं, ये उल्टे होने चाहिए, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये बिल्कुल सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले में क्या है कि यहाँ पर ये मिरर रखा हुआ है, इस जगह पर ये वाला मिरर है यहाँ। तो इसमें बताना है कि इसकी इमेज जो है कैसी आएगी, मिरर इमेज। तो देखो ये वाला जो है इसे देखते हैं जब कैसे बनेगा, ये ऐसे और ऐसे बनेगा। तो इसी को देख लेते हैं चारों में। ये केवल एक में ही है, देखो इसमें नहीं है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे की साइड है, केवल एक में ही है साइड में। तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें मिरर इमेज ही बतानी है। यहाँ पर देखो आकृति की दर्पण छवि क्या होगी। तो यहाँ पर एक मिरर रख देंगे, ये वाला एक ऐसे बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पर ये सर्कल आएगा और यहाँ पर क्रॉस आएगा। तो इनमें से देखो कितनी आकृति में सर्कल है। देखो यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है सर्कल, तो ये पहला वाला गलत हो गया। अब ये बची हैं ये 3 इमेज। अब 3 इमेज में देखना है कि नीचे के हिस्से में कितनों में ब्लैक है। इसमें है ब्लैक, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला भी गलत। अब देखना है कि ये जो बी वाली आकृति है इसमें यहाँ पर एक ब्लैक दे रखा है, इस आकृति में ब्लैक है क्या? इसमें ब्लैक नहीं है, तो ये भी गलत। अब कौन सा आंसर बचा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला एकदम सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन करने की एक बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा मैं। अब देखो,
इस घन को बनाने के लिए दी गई आकृति को किनारों से मोड़ा जाता है। उस विकल्प की पहचान करें जो घन के फलकों को सही ढंग से दर्शाता हो। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि एक-एक डब्बा छोड़ के इस पे हम नंबरिंग कर लेंगे। तो ये 6 है, तो यहाँ पर देखो हम इस जगह से लिखेंगे 1, इसे छोड़ देंगे हम, इस पर भी लिख लेंगे 1, ठीक है? अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 2, इसे छोड़ देंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, ये इसके लिए बीच वाला छोड़ दिया ना, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब ये मैंने 1 2 3 क्यों लिखे हैं? इसमें 1 2 3 4 6 इस पे क्यों नहीं लिखे हैं? अब देखो, अभी यहाँ पर जहाँ मैंने 1 और 1 लिखा है, ये एक दूसरे के डब्बे अपोजिट आएँगे। तो ये डब्बे कभी दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। और जहाँ पर मैंने 2 और 2 लिखा है, ये डब्बे दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। और ये 3 और 3 लिखा है, ये डब्बे दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब देख लेते हैं पहले। देखो, यहाँ पर ये क्रॉस है, ये वाला थोड़ा हटा के दिखाता हूँ मैं। देखो, यहाँ पर ये क्रॉस है, इस जगह पर ये वाला कितना है हमारा 2, ठीक है? इस पे थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं। ये 1, ये वाला हटाकर यहाँ पर भी 1, ये 3, ये भी 3 और ये 2 है, ये आराम से दिख रहा है ये तो। अब देखो, यहाँ पर क्या है, एक ये वाला बॉक्स है, ये 3 और ये 3। अब देखो, ये और ये एक साथ नहीं आने चाहिए, ये और ये एक साथ नहीं आने चाहिए। इसके साथ में ये सर्कल होना चाहिए, सर्कल है कहीं पर? नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल सही है अभी इस जगह तक तो। अब ये क्रॉस के साथ में हमारा क्या आता है? क्रॉस के साथ में ब्लैक वाला आता है, ठीक है ना? ये 2 है और ये भी 2 है। अब देखो, ये क्रॉस और ये ब्लैक वाला सर्कल है, ये दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ पर ये बॉक्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक का दे रखा है तो एक हमेशा छुपा हुआ होना चाहिए। अब देखो, ये सर्कल है और इसके साथ में ये वाला है, ये दोनों एक साथ हैं, तो ये नहीं बन पाएगा। अब 3 में देखते हैं, ये वाला, इसका नंबर क्या है हमारा? तीसरा। तो यहाँ पर ये 3 है और 3 के साथ में क्या है? सर्कल। तो सर्कल यहाँ भी है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। बचा कौन-सा? ये। अब इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसके साथ में ये वाला बॉक्स है, यहाँ पर दोनों जगह पे नहीं है। यहाँ पर ये क्रॉस है, ये क्रॉस के साथ में क्या था? ये वाला ब्लैक वाला डॉट था, यहाँ पर कहीं पे दोनों में है? ये नहीं है, ये क्रॉस के साथ में भी। अब यहाँ प्लस के साथ में देख लेते हैं। प्लस के साथ में ये वाला एक रेक्टेंगल था, यहाँ पे कहीं है? नहीं है। तो ये वाला बॉक्स जो है बन जाएगा। ये चौथा आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें 2-3 क्वेश्चन और थे, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी थे, वो इसलिए करवाए नहीं हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।